स्वागत है। आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 13th December 1945, पेज 178 179। কথা প্রসঙ্গে বললেন, অনুলোম জাত পুরুষ যারা, তারা কিন্তু মাতৃবর্ণের উপরের বর্ণের কন্যা विवाह करते पारे ना। बातों बातों में सीसी ठाकुर जी कहने लगे, क्या अनुलोम जात पुरुष जो होते हैं वे लेकिन मातृवर्ण के ऊपर के वर्ण की कन्याओं से विवाह नहीं कर पा सकते हैं। পার্শ্বকরা বিপ্রবর্ণের একটি থাক হলেও তারা কিন্তু ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য কন্যা विवाह करते पारे ना। पार्श्व विप्रवर्ण की एक श्रेणी होने पर भी वे लेकिन क्षत्रिय या वैश्य कन्याओं को विवाह नहीं कर सकते हैं। আবার ক্ষত্রিয় বৈশ্যও পার্শ্ববের মেয়ে বিয়ে করতে পারে না और क्षत्रिय वैश्य भी पार्श्व के कन्याओं को विवाह नहीं कर सकते हैं। শতুদার রিকশাওয়ালা এসে দাঁড়িয়েছে। তার গায়ে একটা চাদর আছে, কিন্তু আর কিছু নেই। सतुदा के रिक्शे वाला आकर खड़े हुए हैं। उसके शरीर पर एक चद्दर के सिवाय और कुछ भी नहीं है। তাই দেখে সিসি ঠাকুর ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বললেন, প্যারি, লক্ষ্মী বাবা আমার, এক দৌড়ে কালীজষ্ঠীর বাড়ি থেকে ওর জন্য ভালো দেখে একটা গেঞ্জি কিনে এনে দেও না। ये देखकर सीसी ठाकुर जी बहुत ही व्यस्त होकर कहने लगे कि प्यारी पैरी, लक्ष्मी लक्ष्मी बाबा मतलब बंगला में किसी को प्रेम से अगर कहा जाता है तो लक्ष्मी बाबा कहा जाता है। तो पैरीदा को बहुत प्रेम से ठाकुर जी कहने लगे कि एक दौड़ जाकर कालीजष्टी के घर से उसके लिए अच्छा देखकर एक गंजी यानी कि बनियान खरीद के लाके दो उसे। पैरीदा छूटे গেলেন। पैरीदा दौड़ कर गए। সতুদা, উচ্চ বর্ণ হলেও তো হলো না, তার তো আবার উচ্চ বর্ণের মতো চলা চাই। सतुदा ठाकुर जी से कहने लगे कि उच्च वर्ण होने से ही तो नहीं होता है, उसके अलावा उच्च वर्ण के जैसा चलन भी तो चाहिए। सीसी ठाकुर, इष्टकृष्टि धरे वर्णोचित आचार आचरण ना करले से पतित हो जाए। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि इष्ट कृष्टि को पकड़कर वर्णचित आचार आचरण न करने पर वे पतित हो जाते हैं। पतित होले गुणगुली मलिन হয়, अवगुणगुली ভেসে ওঠে। पतित होने पर सारे गुण मलिन हो जाते हैं, अवगुण ऊपर तैरने लगता है। অ্যাকুইজিশন অর্জিত গুণ বংশ পরম্পরায় যখন ইনস্টিংক্ট সংস্কারে পরিণত হয়, তা তাড়াতাড়ি ধুয়ে মুছে যেতে পারে না, যদি বিয়ে থাওয়ার বিপর্যয় না হয়। एक्विजिशन यानी कि अर्जित गुण वंश परंपरा में जब इंस्टिंक्ट यानी कि संस्कार में परिणत हो जाता है, तो वो बहुत जल्द धो मुझकर साफ नहीं हो सकता है, अगर विवाह में विपर्जय ना हो। ইনস্টিংক্ট সংস্কার হলে সেই পর্যায়ের ब्रीडिंग कैपेसिटी जौनन क्षमता है। इंस्टिंक्ट यानी कि संस्कार हो जाने पर उसी पर्याय में ब्रीडिंग कैपेसिटी यानी कि जनन क्षमता होती है। कल्चर অনুশীলন না করলে মানুষ প্রোগ্রেসিভ উন্নতি মুখর হয় না, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত ইমমর্টাল নেকলেস অফ জেম সেলস বীজ কোষের অবিনশ্বর মালা বজায় থাকার দরুন তখনও তার সুসন্তানের জনক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। कल्चर यानी कि अनुशीलन न करने पर मनुष्य प्रोग्रेसिव यानी कि उन्नति मुखर नहीं होते हैं, लेकिन उसका अंतर्निहित इमॉर्टल नेकलेस ऑफ जर्म सेल्स यानी कि बीज कोशिकाओं के अविनश्वर माला बना रहने के वजह से तभी भी उसके सुसंतान के जनक होने की संभावना रह जाती है। কিন্তু কোনো বংশে আনডিজাইরেবল ম্যারেজ অবাঞ্ছিত বিবাহ হলে তার থেকে যে উৎপাতের সৃষ্টি হয়, সহজে তার অপনোদন হয় না। लेकिन किसी वंश में अनडिजायरेबल मैरिज यानी कि अवांछित विवाह होने पर उसके वजह से जो उत्पात की सृष्टि होती है, वो बहुत आसानी से खत्म नहीं हो पाती है। তাই বলে কালচার অনুশীলনকে ইগনোর উপেক্ষা করো না, তাহলে তুমি ঠিক ठोके গেলে, তোমার কিছু হলো না। लेकिन ये मानकर कल्चर यानी कि अनुशीलन को इग्नोर यानी कि उपेक्षा मत करो, नहीं तो तुम ही ठगे जाओगे,
तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। সঙ্গে সঙ্গে হেরিডিটারি এক্সিলেন্স বংশগত উপকর্ষ যাতে আরো এক্সেল उत्कर्ष लाभ करे সেদিকেও नजर रखते हैं। इसी के साथ साथ हेरिडिटरी एक्सीलेंस यानी कि वंशगत उत्कर्ष और ज्यादा एक्सेल यानी कि उत्कर्ष लाभ कर पाए उस तरफ भी नजर रखनी होगी। ताकि बोले यूजिनिक्स सुप्रजनन, और इसी को कहा जाता है यूजिनिक्स यानी कि सुप्रजनन। দেশি ষাঁড় যতই বড় হোক না কেন তার ব্রিড বাচ্চা মুলতানি ষাঁড়ের ब्रीड বাচ্চার মতো হবে না। देसी सांड भले कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसका ब्रीड यानी कि बच्चा मुल्तानी सांड के ब्रीड यानी कि बच्चे के जैसा नहीं हो सकता है। जेबरा दिए घोड़ार ब्रीडिंग সন্তান উৎপাদন হলে জেব্রা ইনস্টিং টেম্পার্ড বাই ঘোড়া টেম্পারার জেব্রার সংস্কার এই হবে, घोड़ा হবে না। ठाकुर जी बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हुए कहने लगे कि जेब्रा को देकर घोड़े की ब्रीडिंग यानी कि संतान उत्पादन होने पर जेब्रा इंस्टिंग टेम्पर्ड बाय घोड़ा टेम्परामेंट यानी कि घोड़े के धातु द्वारा प्रभावित जेब्राओं का संस्कार यही होगा, लेकिन घोड़ा नहीं होगा। फलेर जगते देखो ना केन, फल के जगत में भी नहीं देखते हो एक জায়গা কমলা दूधे खावा जाए और एक জায়গাটা गोड़ा लेबुर मतो। एक जगह के संतरे को तुम दूध के साथ खा सकते हो और एक जगह के संतरे नींबू के जैसा खट्टा। बीज और माटी संगति चाहिए, बीज और मट्टी के संगति चाहिए। ভালো যদি চাই ভালো হতে পারে যার ভিতর দিয়ে এমন তোর সম্মেলন ঘটাতে হবে। अगर तुम अच्छा चाहते हो तो जिस वजह से अच्छा हो सके उसी के द्वारा कुछ ऐसे सम्मेलन करना होगा। एनामलस इंटरपोलेशन यानी कि प्रतिलोम संसर्ग से সংসব থেকে জাত অথচ ইন্টারপলিউটেড ভিতরে দূষিত নয় এমন একটাও জগতে দেখাতে পারবে না। एनामलस इंटरपोलेशन यानी कि प्रतिलोम संसर्ग से जो जात लेकिन उसमें इंटरपल्यूटेड यानी कि उसके भीतर दूषित नहीं है, ऐसे जगत में तुम एक भी उदाहरण नहीं दिखा सकते हो। किंतु अनुलोम संतानेर बेलाय ता नय, लेकिन अनुलोम संतान के वक्त ऐसे नहीं हो सकता है। वेद व्यास अनुलोम संतान आजो पूजा पान। वेद व्यास अनुलोम संतान है, इसीलिए आज भी वो पूजे जाते हैं। एटम बोमार आविष्कारकेर सुनेছি बाप জার্মান माँ यहूदी। एटम बम जिन्होंने आविष्कार किया है मैंने सुना है उसके पिता जर्मन है और माँ यहूदी है। এও অনুলোম এক রকমের আঁখ আছে, বাপ ধলি মা নটা সানি বা কাশের মতো। ठाकुर जी कहने लगे कि ये भी अनुलोम है। साथ ही साथ एक सुंदर उदाहरण देते हुए ठाकुर जी कहने लगे कि एक किस्म के गन्ना है जिसका बाप धली है और माँ नटा है, देखने में सानी या फिर कांच के जैसा। সেই আঁখের ভেতর নটা সানি বা কাঁসের ধাঁচ আছে, কিন্তু ধলির সব गुण আছে। उस गन्ने के अंदर नटा सानी या फिर कांच का धांच है, लेकिन धली के सारे गुण मौजूद है। একটু টক এমন শক্ত শেয়ালে খেতে পারে না। ये खाने में थोड़ी सी खट्टा लेकिन बहुत ही सख्त है कि सिहार तक उसे खा नहीं सकता है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरेश अभी बहुत ही सुंदर भाव से और बहुत स्पष्ट भाव से अत्यंत निपुणता का साथ आज का आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किया है और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। ये वंशो विवाह इसका बारे में है। वंश व्यवस्था के संदर्भ में वर्ण नियमों की चर्चा करते हैं। इसमें कहा गया है कि अनुलोम वर्ग के पुरुष अपनी मातृवर्ण से उच्च वर्ण की कन्या से विवाह नहीं कर सकते और विभिन्न मिश्र जातियों के बीच भी वैवाहिक प्रतिबंध बताए गए हैं। आगे ये स्पष्ट किया गया है कि केवल उच्च वर्ण में जन्म लेना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसके अनुरूप आचरण और संस्कृति का पालन भी आवश्यक है।
यदि इष्ट और संस्कृति के अनुसार जीवन ना जिया जाए तो मनुष्य के गुण क्षीण होते जाते हैं और अवगुण प्रकट होने लगते हैं। अर्जित गुण जब पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार बन जाते हैं तो वो स्थायी हो जाते हैं, परंतु अनुचित विवाह से वंश में विकृति उत्पन्न हो सकते हैं जिसे दूर करना कठिन है। इसलिए सांस्कृतिक अभ्यास, सदाचार और वंशगत उत्कृष्टता को बनाए रखने पर बल दिया गया है। उदाहरण के माध्यम में श्री श्री ठाकुर जी समझाया है कि उचित संयोग और संतुलन से ही श्रेष्ठ परिणाम मिलते हैं। बीज और भूमि के सामंजस्य की तरह विवाह और वंश में भी सामंजस्य आवश्यक है। अनुलोम संतानों के संबंध में अपेक्षाकृत सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है। ये है आज का विषय वस्तु। ये विषय वस्तु काफी गंभीर है और काफी इम्पोर्टेंट है, और सभी को अनुरोध है इसको ध्यान से सुनने के लिए। और इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए मैं बहुत ही अनुभवी और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति श्रद्धेय श्री शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा इस विषय के ऊपर आलोचना करने के लिए फुल टाइम। जय गुरु दादा। जय गुरु। ये एडजेक्टिव थोड़ा पसंद नहीं आया, ज्ञानी गुणी नहीं है। और समृद्ध जो भी अनुभव रहेगा वो बताएंगे। आज का विषय वस्तु जो है बहुत सुंदर विषय वस्तु है मैरिज के ऊपर। और ये एक्चुअली अभी क्या है ना, लैक ऑफ नॉलेज के कारण मनुष्य बहुत त्रुटि विच्युत कर देता है, जिसके फलस्वरूप और जब तक वो करेक्शन पर्याय में जाता है तो करेक्शन कुछ कुछ चीज का करेक्शन हो ही नहीं था। ठाकुर जी बोलते हैं उसका तुम कर नहीं पाओगे। वंस हो गया तो फिर उसका रिमेडीज कुछ है ही नहीं जो मैरिज के ऊपर है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा जो भी अनुभूति है और कुछ कलेक्शन है उसके हिसाब से मैं आलोचना करूंगा। तो श्री ठाकुर जी पहला वाला जो प्रसंग में है, जे कोई जो व्यक्ति है सतुदा, इसका वो ड्रेस ठंडा के कारण जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो तुम दौड़ के जाके पैरिदा को बोल रहे हैं एक ड्रेस लेके दो। ये जो बातें हमारा दैनंदिन जीवन में होता है, ये सब गुण हमारा अंदर ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। जो ठाकुर जी की बातें सब सुनते हैं और ये जो प्रेम है मनुष्य के प्रति, ये हर दिन हमको ये आलोचना प्रसंग के माध्यम से मालूम पड़ता है। जो ठाकुर जी का पहले जो एडजेक्टिव लगा जाता है परम प्रेममय, तो प्रमाण नहीं देना पड़ता है कितना प्रेममय थे। हम अभी 6th वॉल्यूम तक पढ़े, बहुत सारे इंस्टेंट हम सुन चुके और इसके ठाकुर जी के बारे में जो कितना प्रेम करते थे ठाकुर जी। आज का जो प्रसंग में श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे अनुलोम जात पुरुष अपनी मातृवर्ण से ऊपर से वर्ण की कन्या से विवाह नहीं कर सकते। तो पहले जानना चाहिए जे ये क्यों ऐसा है। जे एक ब्राह्मण व्यक्ति उसका मातृवर्ण का ऊपर का कन्या को क्यों विवाह नहीं कर सकता, तो उसका कारण है जे ठाकुर जी बोलते हैं जे जो विवाह 3 प्रकार है मेजरली। तो उसमें सवर्ण अनुलोम, असवर्ण अनुलोम, फिर प्रतिलोम। तो सवर्ण अनुलोम होता है तो जिसमें जिसका वर और कन्या दोनों का वर्ण सेम होता है, ब्राह्मण ब्राह्मण। असवर्ण अनुलोम में ये जो अनुलोम जात बोलते हैं, ये असवर्ण अनुलोम का बात श्री ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं। तो अनुलोम जात मतलब असवर्ण अनुलोम। तो असवर्ण अनुलोम में क्या होता है ना, पुरुष ऊंचा रहता है और नारी का वर्ण नीचा रहता है। जैसे मनु संहिता में है जे एक ब्राह्मण 3 शादी कर सकता है। पहले सवर्ण और 4 शादी, मतलब पहले सवर्ण में और आदर्श परायण व्यक्तित्व रहेगा तो प्रथम पत्नी का अनुमति प्लस आचार्य देव जहाँ पर इष्ट ग्रहण किया होगा, देन उसको क्वालिफाई होता था जे सुसंतान के लिए। और सेकेंड थर्ड फोर्थ मतलब वो क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये 3 शादी कर सकता है। सिमिलर हुए क्षत्रिय जो है वो 2 शादी कर सकता है, पहले सवर्ण में क्षत्रिय में, फिर वैश्य और शूद्र में। फिर
वैश्य के पास एक अधिकार है, एक शादी कर सकता है, वैश्य के साथ शादी करेगा और उसको और एक शादी मतलब शूद्र में कर सकता है। तो मतलब 3, 2, 1 टोटल 6 वर्ग होता है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र को छोड़ के और 6 क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम नजर अंदाज क्या करते हैं। पहले मैं देखा हूँ गांव में, जब मैं बचपन में शादी विवाह होता था, तो मैं देखा हूँ पहले वर्ण तो पूछा जाता था, बट पहले मामा का वर्ण पूछा जाता था। क्यों? क्योंकि जो मदर साइड है वो कौन सा है। फादर तो ब्राह्मण है, बट मदर क्या है वो इम्पोर्टेंट भी है। उसी से प्रतिलोम विवाह हो जाता है, लोग को पता नहीं होता आज का डेट में। तो श्री ठाकुर यहाँ पर बोल रहे हैं, जो अनुलोम जात पुरुष जो अपनी मातृवर्ण से ऊपर का वर्ण से विवाह नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी एक उदाहरण दिए, जे चाहे उनमें विप्र वर्ण का एक अंश हो, वो क्षत्रिय व वैश्य कन्या से विवाह नहीं कर सकते, और क्षत्रिय वैश्य भी पराशर की बेटी से विवाह नहीं कर सकते। ये जो पराशर का ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, जो पराशर वर्ग जो होते हैं, चाहे उन्हें विप्र वर्ण का हो, बट वो क्षत्रिय और वैश्य में कन्या में क्यों नहीं शादी कर सकते। उल्टा भी बोल रहे हैं, जो क्षत्रिय वैश्य भी पराशर से शादी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर जानना पहले चाहिए, जो मैं जो बोला 6 कैटेगरी, वो 6 कैटेगरी में क्या क्या है, पहले वो जानेंगे, देन इसके ऊपर मैं आलोचना कर पाऊंगा। तो पहला है, जो मनु संहिता में जो चैप्टर नंबर 10 और श्लोक नंबर 8, यहाँ पर मनु संहिता में जो है, मैं इसका सारांश बता देता हूँ। जे ब्राह्मणार्थ वैश्य कन्यायम मस्तो नामो जायते निषाद शूद्र कन्या च पराशव उच्यते। ठाकुर जी जो पराशव का बात कर रहे हैं, ये मनु संहिता से है, कि उसका जो पहला वाला टॉपिक जो हम डिस्कशन कर रहे थे, श्री ठाकुर जी पराशव जो मनु संहिता का एक श्लोक का बात कर रहे थे मैरिज के बारे में। तो इसका सारांश क्या है ना, जो ब्राह्मण है, पुरुष ब्राह्मण होता है, कभी शूद्र नारी को विवाह करता है, तो उसका जो संतान जन्म होता है उसको निषाद बोलते हैं। जो रामचंद्र जी जब गए थे वनवास में, जो निषाद सेवा दिया था, वही निषाद का बात है। उनका जो होता है फिशिंग होता है, वन जंगल का में रह के वो सब काम करते हैं। तो उसको मनु संहिता में किया गया जो निषाद ही पराशर है, और उसको मॉडर्न वर्ल्ड में नमसूत्र बोलते हैं। आप जाओगे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का संपाट, वहां पर आप नमसूत्र बोलोगे तो लोग जान जाएंगे। तो ये 3 नाम है, निषाद, पराशर, नमसूत्र। ये पराशर जो होता है, उसका पिता जो होता है ब्राह्मण होता है, और माता जो होते हैं शूद्र होता है। ये कब होता है ना, जो ब्राह्मण एक व्यक्ति और एक ब्राह्मण से विवाह करने के बाद, और उसका उदाहरण देखा जाए, जो श्री ठाकुर जी आलोचना का लास्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं, वो आलोचना में मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर ब्राह्मण व्यक्ति जो वैश्य से शादी करता है, उसको आम्बस्ट बोला जाता है। तो ये जो पराशर का जो संतान है, ये संतान कभी ब्राह्मण को डायरेक्ट विवाह नहीं कर पाएगा, कि क्षत्रिय को विवाह नहीं कर पाएगा, कि वैश्य को भी नहीं कर पाएगा। ये फिर पराशर से ही शादी करेगा। मैं जो कुछ दिन पहले एक व्यक्ति, यही लास्ट सेकंड संडे में हम लोग जो बादलापुर गए थे, तो वहां पर मुझे एक व्यक्ति बोला, शशि भाई आपका जो इसमें मैरिज का ग्रुप खोला हुआ है, तो मेरा लड़का के लिए लड़की देखिए। तो मैं उनको पूछा जो क्या देखूं, कौन सा बन का। तो मेरा साइड में एक व्यक्ति खड़े थे, तो बोले शशि भाई उनको तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण देखोगे ना। बोले आप तो थोड़ा साइलेंस रहिए, तो लैक ऑफ नॉलेज के कारण तो सब गड़बड़ हो रहा है। मुझे पता है ब्राह्मण, बट वो क्या ढूंढ रहे, मैं मुझे भी वो बोलना चाहिए ना। तो उनको लगा शायद मैं बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति बन गया, ब्राह्मण को पूछ रहा हूँ कौन सा देखूं, तो मेरे साथ आर्गुमेंट करने लगे। तो फिर वो व्यक्ति मुझे बोले नहीं शशि भाई सही बोल रहे, मुझे ब्राह्मण नहीं चाहिए। तो उसको ताजुब लगा, तो बोला क्यों नहीं, अब तो ब्राह्मण हो ना। नहीं मेरा ब्राह्मण है,
और मेरा वाइफ ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है। तो यहाँ पर हम आंख बंद करके शादी नहीं करना चाहिए, यही तो प्रॉब्लम है। तो उसको ब्राह्मण, वो बोला जो ब्राह्मण और मेरा ब्राह्मण का जो पुरुष और जो नारी है क्षत्रिय, उससे जन्मजात एक नारी चाहिए। आप देखिए, उसको उग्र बोला जाता है। तो अभी नहीं 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 नहीं, ये उग्र नहीं, ये एक अलग कैटेगरी है। मैं भूल गया, उस दिन मैं बोल रहा था, ये भी मनु संहिता में है, बट जो भी है वो एक क्लासिफिकेशन है, जैसे आम्बस्ट और पराशर की तरह। तो अभी ये डिटेलिंग में मैं नहीं जानता, तो उसके लिए क्या ब्राह्मण संतान लेते, बट ब्राह्मण संतान किसको मैरिज कर रहा है, उसका माँ क्या है, नक्षत्रिय है। और अनुलोम जो संतान माने खराब नहीं है, अब बट चीज क्या है, उसी क्लासिफिकेशन में नहीं करेंगे तो कभी कभी जो नारी है वो फिर पुरुषों के ऊपर हावी हो जाता है, डोमिनेटेड होता है। इंटरनल जो उसका जो रेस्पेक्ट है वो रहता नहीं, क्योंकि जब उसका नारी चाहता है ऑलवेज एक श्रेष्ठ के साथ मैरिज करने के लिए, तो वो उसका पिता माता है ब्राह्मण, और वो शादी कर रहा है किसके साथ, ना एक ब्राह्मण, उसका पिता तो ब्राह्मण है बट माता क्षत्रियणी है। तो वो क्षेत्र में इंटरनल जो अर्ज होता है, ठीक ठाकुर जी बोलते हैं जे मैं कभी देखा नहीं, जे एक जो ठाकुर जी क्वेश्चन मार के रख दिए वर्ल्ड के लिए, सबके लिए, दुनिया के लिए, जे एनोमलस इंटरपोलेशन, प्रतिलोम संसर्ग में जो जन्म लेता है उसका इंटरपोल्यूटेड माने भीतर से दूषित नहीं होता है, ऐसा है कि मनुष्य में आज तक देखा नहीं। ठाकुर जी बोल रहे हैं, हम कभी कभी क्या बोलते हैं ना, ये प्रतिलोम शादी करने से चलेगा, बट प्रतिलोम शादी से उसका जो गुड इंस्टिक्ट है वो नष्ट हो जाता है। और श्री ठाकुर जी उदाहरण दिए, जेब्रा के साथ एक घोड़े का ये किया जाए, वेटिंग करके संतान जन्म दिया जाए, तो उसमें जेब्रा का सारे इंस्टिक्ट टेम्पर्ड होता है, वो कभी भी घोड़ा नहीं बन सकता है, ना जेब्रा भी नहीं बन सकता है, उसको और कुछ बोला जाएगा, ना वो सुदीर्घ लंबा होगा, ना घोड़ा जैसा दौड़ पाएगा, इसका इंस्टिक्ट ऑलवेज नष्ट हो जाता है। इसलिए श्री ठाकुर जी जो बोल रहे जो हमको जो शादी विवाह करना चाहिए तो वो सब देखना चाहिए, मिनिमम जो क्राइटेरिया सब है। तो ये नहीं देखने से हमारा घर पे जो बहू की जो शादी होके आएंगे, बाद में जो प्रॉब्लम होगा इसको एनालिसिस, जैसे वो व्यक्ति बोला नहीं हम ब्राह्मण है बट मेरा वाइफ ब्राह्मण नहीं है, ये चीज प्रकाश करना चाहिए, ढूंढना चाहिए, और उसी हिसाब से शादी विवाह करने से सुसंतान आने का संभावना है। ये जो फिर जो बातें हो रहा है, जे हम लोग बातें करते हैं, जे प्रतिलोम विवाह जो होता है उसमें जो घोर प्रतिलोम होता है, जैसे शूद्र का पुरुष है और नारी है ब्राह्मण, उसमें मनु संहिता बोला गया है जे शूद्रादयगत क्षवा चांडालस्य धमनुरुणाम वैश्य राजन्य विप्रासु जयंत वर्ध शंकरा वर्ण शंकर। तो इसमें वाणी जो चैप्टर नंबर 10 और श्लोक नंबर 12, इसमें श्री जो ठाकुर ऑलवेज ये वाणी को हम कितना बार पढ़ चुके हैं, ये सारे देखेंगे जितना भी मनु संहिता का वाणी आपको आलोचना प्रसंग में मिलेगा। और ठाकुर जी बोलते थे जो बार बार इसके ऊपर आलोचना किया जाए, जो शूद्र का पुरुष और ब्राह्मण का नारी शादी करने से उसको एक न्यू कैटेगरी आया था, उसमें बोलते चांडाल। और दैट टाइम बहुत पुराना जमाना में ये जाति को लोग कौन से अधिकार नहीं देते थे और आग पानी से बाछंद करते थे, और ये उनको गांव का अग्रभाग में बाहर लेके रखते थे, गांव में घुसने नहीं देते थे। जो शूद्र पुरुष और नारी ब्राह्मण को शादी करेगा उसको गांव में अलाउ नहीं करते थे, इवन पिता माता भी बहिष्कार कर देते थे।
तो उनके पास उपाय नहीं था, कर्म जवान जीविका से भी वंचित कर देते थे। तो शमशान में ये आग जलाने का काम और लकड़ी संग्रह का काम, ये सब काम करते थे। और उसका निकृष्ट का जो और भी जो चमड़ा वगैरह काम, वो सब काम में चले गए। ये कैटेगोरिजन हो गया। अभी वो जो कैटेगरी था उसका वो सरनाम छुपाने लगे, धीरे 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 धीरे, हमको पता नहीं चला। तो फिर वही परिवार में ब्राह्मण भी दोबारा शादी कर रहा है उसका, क्योंकि वो सरनाम देख के खाली। इसी तरह शूद्र का पुरुष क्षत्रिय में शादी करेगा तो इसको क्षता बोला जाता है, शूद्र का पुरुष वैश्य का नारी में शादी करेगा तो इसको अयोग्य बोला जाता है। तो ये श्रेणी अभी भी है। आप कोई घटक, ठाकुर जी बोले जब घटक का विलीन हो गया तो वर्णाश्रम का ध्वंसपथ में चला गया। ये जो विवाह करता था घटक, उनको पता था, जैसे एक पांजी है, मादला पांजी जगन्नाथ मंदिर में, तो उसमें हिस्ट्री रहता था, हमारा पूर्वज का नाम, हमारा पूर्वज कौन सा वर्ण में थे, गोत्र में थे, सब कुछ लिखित आकर में था, अभी भी है। बट हम लोग कंसल्ट नहीं करते ब्राह्मण के साथ, हमारा जो घटक के साथ। अभी तो घटक परंपरा नष्ट हो गया, मैट्रिमोनियल आ गया, तो हमको पता नहीं चलेगा इसका वर्ण क्या है, गोत्र क्या है। और वो तो कुमारा कुमारी लगा के आपको शादी करा देंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा आप एक चांडाल के घर पे शादी कर चुके। तो अभी ये अवस्था हो चुका है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं सिमिलर हुए जो प्रतिलोम का होता है, तो क्षत्रिय जो ब्राह्मण के साथ करता है, क्षत्रिय का तो प्रतिलोम एक ही होता है, क्योंकि वैश्य और शूद्र के साथ शादी करेगा तो असवर्ण अनुलोम होगा। क्षत्रिय के पास प्रतिलोम का एक ही रहेगा, ब्राह्मण के साथ करेगा तो उसको सुत्तो बोला जाता है, सुत्तो पुत्र। तो और वैश्य क्षत्रिय के साथ जब शादी कराए इसको मागध बोला जाता था, और वैश्य ब्राह्मण के साथ करने से वैदेह बोला जाता था। क्षत्रियाद विप्र कन्या सुत भवती जाति तो वैश्य मागध वैदेह राज विप्रांगना सुत्तो। ये है मनु संहिता चैप्टर नंबर 10 श्लोक नंबर 11। तो प्रतिलोम विवाह जो होता है तो असवर्ण अनुलोम से इसमें 15 कैटेगरी फिर क्रिएट होता है। जब ये 3 ब्राह्मण का 3 और क्षत्रिय का 2 और वैश्य का 1, 3 2 5 1 6 हो गया। 6 असवर्ण से फिर ये उसमें जो आपका जैसे पराशव हुआ वो अयोगप से शादी करेगा, फिर और एक कैटेगोरिजन क्रिएट होता है, वो डिटेलिंग में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो ये सब हिसाब किताब एक घटक के पास था, जे कौन पराशव, कौन खेता, कौन अयोगप, कौन उग्र, वो सब था। और ये वो अलाउ नहीं करता था, जे रेस्ट्रिक्टेड करता था। कैसे ना, प्रतिलोम का पुरुष का प्रतिलोम जात जो संतान होते हैं, वो जैसे चांडाल हुआ तो उसका शादी करने का अधिकार नहीं था दैट टाइम। जो शूद्र का माँ और ब्राह्मण माने पुरुष है शूद्र और नारी है ब्राह्मण, उससे जात जो संतान है, पुरुष अंततपक्षे शादी नहीं करता था। नारी क्षेत्र में रेस्ट्रिक्टेड अलग कुछ है, वो टॉपिक में नहीं जा रहा। इसके बाद श्री ठाकुर जी को एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये क्या पूछा जा रहा है? ये पूछा जा रहा है जे उच्च वर्ण होने से तो कुछ नहीं होगा, चलेगा, उच्च वर्ण के अनुसार आचरण भी तो करना चाहिए। और श्री ठाकुर जी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जे इष्ट कुष्टि धारण के वर्णोचित आचार व्यवहार नहीं किया जाए तो वो पतित हो जाता है। यहाँ पर जो है मनु संहिता में क्या बोलता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है पूरा देखेंगे ना, पूरा सीरीज में ठाकुर जी जो बोले वांट में देख रहा था, वो पूरा श्लोक का एक एक अंश है। आप देखेंगे ठाकुर जी का जो बातें हैं पूरा एक सीरीज ऑफ श्लोक का बातें हैं। तो उसमें बोला गया जे विप्र 7 पीढ़ी तक उसका जो इंस्टिक्ट है उसको नहीं करेगा, मतलब वो खाद्य पेय से लेके आचरण से लेके सब कुछ खराब करेगा, खाद्य अभक्ष्य भूखी करेगा, और जो कर्म नहीं करना चाहिए चमड़ा का व्यापार करेगा, और नारी के प्रति खराब व्यवहार करेगा, वर्णाश्रम को मानेगा नहीं, विवाह तोड़ देगा, सब कुछ कर देगा। ऐसे करके ठाकुर जी बोल रहे हैं जो 7th जनरेशन तक उसका इंस्टिक्ट रहता है सुप्त आकार में। मनु संहिता भी यही बोल रहा है। बट ये क्षेत्र में श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं
कोई एक्वायर्ड वाला रहेगा, माने एक्विजिशन के द्वारा अर्जित गुण रहता है, वो जल्दी नष्ट हो जाता है। दो टाइप का होता है, मैं सोचते ही नहीं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और कोई ऐसे मेरा बेटा करेगा, ऐसे 7th जनरेशन प्रैक्टिस करेंगे, तो वो सब गुण मेरा जीन में स्टोर हो जाएगा। बट जो जन्मजात होता है, जो इंस्टिक्ट हो, जिसका जन्म से है, वो इसको इंस्टिक्ट बोला जाता है। स्टोर होने के बावजूद 14 पीढ़ी सदाचार पालन करने से शूद्र ब्राह्मण होता है, मनुष्य तक बोल रहे 14th जनरेशन तक। तो जैसे इसको आक्वर्ड वाला आख्या दिया जाता है, और इंस्टिक्ट जो होता है वो इतना जल्दी ठाकुर बोलते हैं विलीन नहीं होता है, सुप्त आकार में रहता है। थालकुड़ी पत्ता, हम गांव में एक बार गए थे, थालकुड़ी पत्ता में पानी नहीं था, मैं सोचा मर गया, तो मैं थोड़ा पानी दिया, तो नेक्स्ट डे देखा जैसे था इंटैक्ट वैसे हो गया, मतलब वो मरा नहीं था, वो सुप्त हुआ था। तो हमारा अंदर बहुत सारा चीज सुप्त आकार में रहता है। जब पुरुषोत्तम का हम सरेंडर में आते हैं, जब ये नाम करते हैं, कंपनी के द्वारा जाते हैं, तो हमारा वो जो सुप्त वाला, हमारा जो सप्रेस्ड वाला जो गुण है, वो ऊपर आ जाता है। और उल्टा क्या ठाकुर जी बोल रहे हैं, ये सपोज इसको मानता नहीं, तो उसका अवगुण जो होता है वो निकल के आ जाता है, और अच्छा गुण जो होता है वो दब जाता है। इंस्टिक्ट बन जाने पर उसी स्तर की ब्रीडिंग कैपेसिटी जननक्षम बना होता है। ये यहाँ पर ये मेन है इंस्टिक्ट। वो इंस्टिक्ट से ही मनुष्य का, ठाकुर जी बोलते हैं ना, जो विवाह का के समय में जो जीवन और जनन जड़ित है, विवाह को खेलना मत सोचो नारी नीति में, तो वो समझ में नहीं आता था उस ठाकुर जी की बातें कभी कभी। तो जीवन और जनन भी जड़ित है। तो जो जीव सत्ता को तुम सृष्टि करोगे, तो विवाह को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे कल्चर अनुशीलन करने से जो प्रोग्रेसिव होता है, तो उसके अंदर भीतर जो इमोर्टल नेकलेस ऑफ जर्म सेल ठाकुर जी इधर बोले हैं, वो एक जो तुम्हारा जीव सत्ता है, कोष है, उसके अंदर ये जितना भी अच्छा गुण है वो सब स्टोर हो जाता है और नष्ट नहीं होता है ये सहज में। और इसीलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं जे प्रतिलोम मैरिज करने से वो एक प्रशांत महासागर में एक व्यक्ति को छोड़ देने के बाद जो चित्कार है नारी का अवस्था वही होता है। तो प्रतिलोम वो बताएगा नहीं जब तक वो इंटरनल उसका जो पेन है वो इतना सहज रूप से परिप्रकाश करेगा नहीं। और मैं काफी कल 2-4 जगह में डिस्कशन इसी मैरिज के ऊपर कर रहा था, तो लोग उनका अज्ञानता की वजह से बहुत 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 बड़ा विपत्ति उनका जीवन में आया है। ठाकुर जी बोल रहे इसलिए अनडिजायरेबल मैरिज, अवांछित विवाह होने पर उससे उत्पाद पैदा होता है, उसका निवारण सहज नहीं होता। इसलिए कल्चर अनुशीलन को इग्नोर, उपेक्षा मत करो, नहीं तो तुम ही थके जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। साथ ही हेरिडेटरी एक्सीलेंट, वंशगत जो उत्कर्ष है, जे हमारा कुछ अच्छा गुण था, इसलिए हमको भी क्या एडजेक्टिव दिया गया है। मेरा नाम के पहले कुछ हमारा पूर्वज रखे हैं, बट उसको कैरी करने के लिए, जैसे अधिकारी, मैं अभी भी नहीं लिख रहा हूँ, अधिकारी शशिकांत दास लिखना चाहिए, बट वो मैं कभी कभी सोचता हूँ लायक मैं नहीं बना हूँ, इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ। पूर्वज लिखते आ रहे थे, इवन पिताजी भी लिखते थे, बट दिक्कत क्या है, बहुत सारा डिटेरेट हुआ है, उसके ऊपर स्टोर करने के बाद मैं सोच रहा हूँ लिखने से ठीक रहेगा। ये जो बातें श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे हम 10 पीढ़ी तक माने सवन अनुलोम विवाह किए, विवाह परफेक्टली हमारा किए हैं, हम नारी के ऊपर कभी नारी को माने गौण्य नहीं किए हैं, और हमारा व्यवहार भी ऐसे है खराब नजरिया में नहीं देखे, हमारा खान पान ठीक रहा, हमारा वेशभूषा ठीक रहा, हमारा चरित्र ठीक रहा, हम ऑलवेज इष्ट को लेके चलते, हमारा 10 पीढ़ी तक जो प्रेजेंट आइडियल थे उनको मान के चले हैं, कि पूर्ववर्ती को भी ले चले हैं, चैतन्य बाबू को तो लेके तो चले एटलीस्ट। ये बात श्री ठाकुर जी बोल रहे जे तुम्हारा कल्चर को तुम नष्ट मत करो। इसके साथ यूजेनिक सुप्रजनन इसी को कहलाता है, जे तुम्हारा जो विवाह ठीक रहने से सुप्रजनन ठीक आएगा, क्योंकि विवाह का जो मूल लक्ष्य था वो था जे उन्नयन एवं सुप्रजनन। उन्नति करोगे जब इष्ट के साथ जुड़े रहोगे, और विवाह गर्भधारण संतान चर्चा से
मनुष्य को अच्छा संतान मिलता है। जो भी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर ठाकुर जी एक ही वर्ड बोलते हैं, पॉसिबिलिटीज। विवाह अच्छा किया सवर्ण में, बट गर्भधारण के टाइम में जैसे करना चाहिए वैसे नहीं किया। वो अनाप शनाप सुना, अनाप शनाप खाया, व्यवहार ठीक नहीं रखा, सब नहीं रखा, तो संतान के ऊपर भी खराब प्रभाव आएगा। इसीलिए सब कुछ विवाह से मेन कारण है विवाह। इधर के इसके बाद ठाकुर जी जो 2-3 बातें रखे हैं, ये बातें मैं रखूंगा। जे एक उदाहरण दिए हैं, जे आप फल जगत में देखते हो, जे कुछ कुछ हमें भी देखा हूँ हमारा गांव में, जे जो मिट्टी के हिसाब से और उसका फल कहीं पे मीठा होता है और कहीं पे खट्टा लगता है। तो ठाकुर जी भी यहाँ पर बोलते हैं खाली भूमि जो सर्वस्व है वो सब कुछ नहीं है, ब्रीड भी चाहिए। मतलब खाली डिम्बाणु से नहीं चलेगा, शुक्राणु जो होता है वो भी हायर साइड। इसलिए बोला जाता था पुरुष का सर्वश्रेष्ठ देख के तुमको मैं कल नारी नीति पढ़ रहा था, मुझे हजम नहीं हो रहा था ठाकुर जी का वाणी। कभी कभी मैं भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता हूँ। ठाकुर जी बोलते हैं वर्ण वंश सब कुछ ऊंचा होने पर जब पुरुष के अंदर तुमसे पाने का आकांक्षा बहुत ज्यादा है, तो उस क्षेत्र में वो पुरुष को तुम विवाह मत करो। कहीं ना कहीं देखो अंदर घुस के, जे उसके अंदर कहीं ना कहीं खोट है। ये तो बहुत बड़ा डेंजर चीज है। जे वर्ण ठीक है, गोत्र ठीक है, वंश ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट पुरुष क्या करता है, वो पर्टिकुलर फियांसी होने के बाद वो लड़की के प्रति आवेग दिखा रहा है, जब मैं इसको शादी करूं, तो क्षेत्र में ठाकुर जी बोले रिजेक्ट कर देने के लिए। ये कभी होता है जनरल वे में, यही होता है उसके अंदर। मतलब कहीं ना कहीं प्रतिलोम मैरिज हुआ है, वो डाउन साइडेड है, इसीलिए उतना उछल कूदल दिखा रहा है। तो खोज के देखो उनका नारी का मतलब माँ का साइड का देखोगे मैरिज कम मैंने लोअर साइड में होता होगा, नहीं तो वो श्रेष्ठ है। उता उता वाला होगा क्यों? होगा नहीं। पुरुष ऊपर रहेगा तो इतना नहीं होगा। तो वो जो बातें ठाकुर जी बोले हैं, जे ब्रीडिंग वाला जो बातें कर रहे हैं, जे दोनों साइड ही चाहिए, एक ही साइड में नहीं होगा। जे बीज और मिट्टी का सामंजस्य, ठाकुर जी बोले बीज और मिट्टी का सामंजस्य चाहिए। मैं कप्पा लेके मैं मेरा केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में लगाऊंगा तो होगा नहीं, उसके लिए ब्लैक सॉइल चाहिए। तो सॉइल भी चाहिए, जो सॉइल होता है वो माप देता है जो सीड को मैं उगा पाऊंगा कि नहीं, फ्रूट दे पाऊंगा कि नहीं। पेड़ तो हो जाएगा बट उसके अंदर फ्रूट नहीं आएगा, फल नहीं आएगा, क्योंकि माप देने का क्षमता माँ के पास है। इसीलिए ठाकुर जी बोल रहे मिट्टी और सीड दोनों का सामंजस्य चाहिए। और ये क्षेत्र में जो हम बोलते हैं ना, वो प्रतिलोम मैरिज किया है, गाड़ी चढ़ रहा है, बंगला है, वो है, सब कुछ है, मुझे कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। आपको दिखाई नहीं देगा, ठाकुर जी को दिखाई दिया था। ठाकुर जी बोले जे अनोमलस इंटरपोलेशन, प्रतिलोम संसर्ग से उत्पन्न होकर भी इंटरपोल्यूटेड भीतर से दूषित नहीं है, ऐसा कोई उदाहरण दुनिया में नहीं देखा। होगा ही होगा उसका प्रतिलोम मैरिज करने से डिस्टर्ब, ठाकुर जी बोल रहे। बट श्री ठाकुर जी एक एक्सेप्शनल उदाहरण दिए हैं, पर अनुलोम संतान के मामले में ऐसा नहीं होता है। जो वेदव्यास का अनुलोम संतान थे आज भी पूजित होते हैं। आप देखिए वेदव्यास का पिताजी थे महर्षि महर्षि वेदव्यास थे, उनका पिताजी थे पराशर ऋषि, तो उनका गोत्र था वैशिष्ठ। माता थे सत्यवती, जिसको मत्स्यगंधा बोला जाता था। मेरा एक बड़े भाई का भी मैंने भाभी थे, मुझे मत्स्यगंधा का कहानी बचपन में 9th स्टैंडर्ड में सुनाते थे। वो बहुत स्पिरिचुअल थे और मैं तब बिलीव नहीं कर पाता था जे ये असवर्ण अनुलोम विवाह से इतना सुंदर संतान होते हैं। बट पराशर मुनि पहले सवर्ण विवाह किए थे और फिर ये वो स्टोरी में मैं नहीं जाता हूँ। तो वो कैवर्त थे, वो भी निषाद थे। और जो बातें कर रहा हूँ, जो पुरुष जो होता है ब्राह्मण और शूद्र थे कैवर्त, फिशरमैन, माँ थे फिशरमैन। तो वो क्षेत्र में देखा गया जो उनका ग्रैंडफादर वैशिष्ठ थे पराशर मुनि का, तो उनका संतान देखिए वेदव्यास है। तो ठाकुर जी उदाहरण दे दिए जो असवर्ण अनुलोम में ये सब संतान सृष्टि हो सकता है, बट प्रतिलोम में विरल है। ठाकुर जी ये बोल रहे
जे आटम बम का जो आविष्कार है, तो वो बोल रहे हैं जे उनका पिता जर्मन में थे और माता जूइस। इसका बात ठाकुर जी बोल रहे हैं, जॉन रॉबर्ट ओपनहेमर का बात कर रहे हैं इधर, जे उनका भी ठाकुर जी आख्या दिए जे ये भी अनुलोम है। तो आप बातें माने कहाँ तक ठाकुर जी का जब बातें ये चीज आता था, ठाकुर जी कहाँ कहाँ उदाहरण देके हमको समझा देते थे, बट हमको हम सब समझ के भी हम फिर जो हमारा काम क्रोध काम के वजह से थोड़ा सा सेक्सुअल एंजाइटी के वजह से कॉलेज कैरियर हो कहीं पे हो वो हो, हम विवाह क्षेत्र में टोटल देखते नहीं, विवाह ऊपर नीचे करके विवाह करते हैं, पिता माता को आज के डेट पूछते भी नहीं, और बहुत जगह में ऐसा ही होता है। तो आज का विषय वस्तु को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। सबको जय गुरु। आशा करता हूँ जे मेरा जो बोध के हिसाब से मैं जितना समझ पाया मैं आलोचना रख पाया। जय गुरु सबको। बहुत ही सुंदर आलोचना की है श्रद्धेय श्री शशिकांत दादा। मैं इसीलिए बोला था उनका आध्यात्मिक चेतना इतना ज्यादा है कि वो ये विषय वस्तु आलोचना करने के लिए उनको ही मैं सबसे सबसे अच्छा समझा, इसीलिए उनको ही दिया था मैंने ये आलोचना करने के लिए। बहुत सुंदर आलोचना, एक तथ्यपूर्ण आलोचना एक्चुअली, इसी से मैं के बहुत कुछ पता चला। हम तो बहुत अज्ञानी हैं, कुछ पता ही नहीं है, तो ये सब जानने के बाद बहुत सुंदर से सब कुछ पता चला। और मेरे ख्याल से सभी दादा माँ जो सुने हैं तो उनको भी इस विषय वस्तु बहुत अच्छा लगा होगा। और हम आशा करेंगे कि इस विषय वस्तु जो शशिदा बताया है इसका अनुसार सब चलेंगे और शादी विवाहों में ये विषय वस्तु ध्यान रखेंगे। यही उम्मीद करते हुए आज का आलोचना प्रसंगों को ये विराम देते हैं और सभी दादा माँ को जय गुरु। सब अपना वीडियो ऑन करके जय गुरु कीजिए। जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु राजू दा, जय गुरु वसंत दा, सभी जय दादा माँ गुरु को जय गुरु। सोमनाथ दा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। शशिकांत दा जय गुरु। जय गुरु। सभी दादा माँ को सोमनाथ दा जय जय गुरु। शशिकांत दा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर तथ्यपूर्ण आलोचना उपहार दिया है। जय गुरु सोमनाथ दा, जय गुरु सभी दादा माँ को। जय गुरु, दंडवत जय दा, जय गुरु, गुरु। बहुत ही सुंदर। ये दंडपान दा जय उम्मीद गुरु। सब लोग ध्यान में रखेंगे, बाकी लोग सुन पाएंगे। तेलंगाना जय गुरु। जय गुरु।